आज तो मेरे पास माशाल्लाह एंकरों की नर्स आई है आज। कैसे एंट्री हुई आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री में? ऐसे 1 मिनट लगा। लड़की को मिली? 10 से दमा जड़ी थले बैठी ना उन्हें करूँ काट देना जी। कहाँ तक तालीम हासिल की? मैं माशाल्लाह मैट्रिक में फुल फेल हूँ। जिंदगी में कितनी बार सच्चा इश्क हुआ? मैं तुम कमीज ला के बखाना 48 कुड़ियां दे पिंडे ते नाम लिखे ना मेरे, है ना। ऐसी थिएटर इंडस्ट्री में कौन सी ATM मशीन लगी है जहाँ से सिर्फ लड़कियों के कार्ड कैश होते हैं, लड़कों के नहीं होते? लड़कियों के ज्यादा कजन नहीं ना होते। स्टेज के बारे में क्या कहेंगे? ड्रामा है या बेहूदगी है? बेहूदगी जो आप कह रहे हैं वो हमने की है, जितनी भी की है। हमारे बहुत से फनकार थिएटरों की पार्किंग में खड़े होकर जो लोग ड्रामा देखने आए होते हैं, तमाशबीन जिनको हम कहेंगे, उनको लड़कियों के नंबर दे रहे होते हैं, उनसे पैसे मांग रहे होते हैं। मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो बहुत ही घटिया इंसान है। वो उनका ना कुछ अक्सर जो है फनकाराएँ जो है लड़कियाँ मर्डर हो जाती हैं। क्या बुनियादी वजह होती है इसके पीछे? तो किसी को भी इस सतह पे ना लेके जाएं कि वो आपको कत्ल करने का सोचे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ स्टेज इंडस्ट्री के वो नामवर फनकार हैं कि जिनके स्टेज पर दाखिल होते ही, एंट्री करते ही जो मदाह होते हैं वो हंस हंस कर लोट पोट होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है कैसर पिया साहब। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब कुर्बान साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया इतने अपने कीमती शेड्यूल में से। उसके लिए बताएं कि कैसे गुजर रहे हैं शब रोज़? बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं मेरे तो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं ना किसी हाल में भी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो आज तो मेरे पास माशाल्लाह एंकरों की नर्स आई है आज तो, कुर्बान जो कि मेरे प्यारे भाई हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। कैसर भाई, कैसे एंट्री हुई आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री में? ऐसे 1 मिनट लगा। कभी सोचा ही नहीं कुर्बान साहब हमने। वो बस के गए थे किसी फंक्शन में, वहाँ जुत्ते वगैरह किए हैं, तो वो एक डांसर ने मुझे बोला है कि जी कैसे से उनका नाम था कि जी आप ड्रामों में काम किया करें। बस वो ड्रामों में काम करने को लड़कियाँ शड़कियाँ देखने आए थे तो पक्के ही हो गए। तो लड़की को मिली? हाँ जी, लड़की को मिली? 10 से दमा जड़ी थले बैठी ना उन्हें करूँ काट देना जी। आपके सबसे ज़्यादा जो है वो स्कैंडल बनाए जाते रहे स्टेज इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ, जबकि दूसरी तरफ अगर हकायक की तरफ जाएं तो ऐसा कुछ होता भी नहीं था। इसकी क्या बुनियादी वजह थी? ये तुहानू ज़्यादा पता, क्योंकि जो तुसी मेरा स्कैंडल कोई ना लाया तो फिर मेरा नहीं सी, क्योंकि तुसी जो भी लाए सच्चे स्कैंडल लाए ने। तो शुक्र है तुसी मेरा कोई नहीं लाया, क्योंकि मेरा है नहीं सी, नहीं तो तुसी माफ़ करने वाले नहीं। तुसी जड़े है ना खबरां वाले थे, जो जान कढ़न वाले फरिश्ते जे तुसी। कैसर भी कहाँ तक तालीम हासिल की? मैं माशाल्लाह मैट्रिक में फुल फेल हूँ। तो अभी मैट्रिक ही किया मैंने, लेकिन उसमें भी फुल फेल, मैट्रिक क्लियर नहीं था। तो अभी थिएटर में आ गया, लेकिन थिएटर में आके मैंने कुर्बान भाई इतनी ज़्यादा मेहनत की। मैंने इंग्लिश पढ़ना सीखी, लिखना सीखी, पंजाबी लिखना सीखी, पढ़ना सीखी। उर्दू में से ज़्यादा मैंने वो काम किया कि जी कि उर्दू सीखूँ, सारा कुछ करूँ। तो बस फील्ड में आके, क्योंकि मैं देखा कि यार कि अनपढ़ बंदे की इधर इज़्ज़त कोई नहीं है। फिर मैंने टेलीविज़न करना था, मैंने फिल्म्स करनी थी, तो इस वजह से मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर मैंने टीचर रखा। तो अब एक सर्वे के मुताबिक अभी भी थिएटर इंडस्ट्री में कैसर भाई 98% 98% लोग अनपढ़ हैं थिएटर इंडस्ट्री के। इसकी क्या वजह है? तुसी केड़ा खत पढ़ाने उन्होंने रहन दे तुसी। इसकी वजह ये है कि एक तो टाइम नहीं है, लेकिन पता थिएटर इंडस्ट्री में हुआ क्या कि पहले ज़माने में ना जुगत को अच्छा नहीं समझा जाता था। तो माना उस बोला कोई कहता पांडा आ गया, कोई कहता जी तुम खान साहब आ गए। मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहना कि बड़ी है नहीं सी। फिर थिएटर के फनकार ज़्यादा हो सन जिन्होंने माँ प्यो मना करते सी ते हटते नहीं सन। फिर वो थिएटर को इज़्ज़त मिल गई, लोगों ने मेहनत की। तो वो जो जितने भी हम मेरे समेत जितने भी जो अनपढ़ बंदे थे वो थिएटर में आ गए। थिएटर को इज़्ज़त मिल गई, अल्लाह ने थिएटर को भी इज़्ज़त दे दी, फनकारों को भी इज़्ज़त दे दी। तो अब पहला ड्रामा किस साल में किया और कहाँ पर किया? मैंने, मुझे याद है 199 मेरा ख्याल में 1998 में किया होगा मेरा ख्याल, पहला ड्रामा। किस शहर में और कितना मुआवजा मिला था? मुआवजा तो 2 साल नहीं मिला। मैंने आगे भी खिज़र साहब को बताया था एक इंटरव्यू में, मुआवजा मुझे 2-3 साल मुआवजा नहीं मिला। लेकिन ये फैसलाबाद में ड्रामा किया था, पुत्र पाकिस्तान था, एक इलाके में था। तो इरशाद कमाल साहब उनका प्ले था, वो तो उधर किया था। लाहौर में एंट्री कैसे हुई? लाहौर कोई सिफारिश थी या खुद ही अपने टैलेंट की बुनियाद पर आए? कैसे आए? और पिया, बड़ा खूबसूरत नाम, ये कैसे हो गया पिया? कैसर पिया तो एक तो तारक टैडी साहब ने मेरा नाम रखा था। उसके बाद लाहौर में एंट्री ये हुई कि कुछ सिफारिश तो मेरी है नहीं, क्योंकि गरीब बंदे की पाकिस्तान में सिफारिश होती नहीं।
टैलेंट है, और सबसे ज़्यादा अल्लाह की रहमत जिस पे होती है ना, वो अपने मुकाम पे आ जाता है। ठीक है, तो मैं बड़ी मेहनत कर रहा था, फैसलाबाद में हिट था, मैं गुजरांवाले मेरा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह नाम था उस वक्त। तो ये था कि एक लड़का नया आया, उस वक्त लड़का होता था, बड़े अच्छे दिन होते थे जब हम लड़के होते थे। तो सखी सरवर साहब को पता चला, अली रज़ा साहब को पता चला, खुशबू साहब अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, उन्होंने प्रोड्यूसर हज़रात को बताया, और भी काफ़ी फ़नकार थे तो जिन्होंने, शाहिद खान साहब भी थे, उन्होंने सब ने बात की। तो नजम जैदी साहब मेरे पास आए, नजम जैदी साहब ने कहा आप लाहौर करेंगे, मैंने कहा मैं बाद में करूँगा। फिर अली रज़ा साहब आ गए, इस तरह मिल मिला के ना तो मुझे लाहौर ले गया। तो बस काम। स्टेज में दोस्तियाँ भी होती हैं, दुश्मनियाँ भी होती हैं। आपका स्टेज इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड कौन है और बेस्ट एनिमी कौन? बेस्ट फ्रेंड का तो मैं आपको क्या, तो शाहिद खान मेरा बेस्ट फ्रेंड, दोस्त जिसे मैं कहता हूँ। मसलन के रिस्पेक्ट तो मैं सबकी करता हूँ, लेकिन ऐसे दोस्त जिसे मैं अपने दिल की बात भी बता देता हूँ, उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा मसलन वो भी बात बता देता हूँ जो मेरे घर वालों को, मेरी वाइफ को भी नहीं पता होती, कि मसलन इस तरह का वो मेरा यार है, दोस्त है। तो बेस्ट दुश्मन मेरा, वो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन समझ जाओ। नहीं बता दें, हमारे व्यूवर्स को नहीं भी पता होता, तो इसलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुंह से कहते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। जिस तरह मैं अगर खिजर को कुछ नहीं ना दसे, मैं तो नहीं दसना। नहीं, सब है जो मुझसे नफ़रत करते हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। रमज़ान का महीना, वो मुझसे प्यार किया करें। तो एक दो बंदे ज़िंदगी में होते हैं जो, कौन है वो एक दो बंदे? हैं कुर्बान साहब, तुसी और खिजर दोनों, और इनर पाकिस्तान के सारे बंदे जिन्हें। स्टेज के बारे में क्या कहेंगे, ड्रामा है या बेहूदगी है? ड्रामा है। बेहूदगी जो आप कह रहे हैं वो हमने की है, जितनी भी की है वो मेरे ख्याल में स्टेज जो है वो ड्रामा है, और हमें ड्रामा समझ के करना चाहिए, और ये काम हमें इबादत समझ के करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे। इसकी वजह से बेहूदगी आपको लग रही है, जो कुछ लड़कियां या कुछ लड़के मेरे जैसे जो जिनको काम नहीं करना था, तो हमें चाहिए हमें काम सीखें, काम देख के सीखें, कोई एकेडमी तो नहीं है। आप नहीं समझते कि स्टेज पर रक्स के नाम पर अब लड़कियों ने अपने चामके बिठाने शुरू कर दिए हैं फ्रंट पे, ताकि सीटें लगें? प्रोड्यूसर जो है वो डिमांड सीटें करते हैं, जिसके बायस थिएटर का जवाल हो रहा है। क्या कहेंगे? पता क्या है कि थिएटर्स वो जितने भी हैं पाकिस्तान में, अब थिएटर रहा कोई नहीं है। मसलन के मैं ये चाह रहा था कि जितने भी हमारे प्रोड्यूसर अभी कोशिश तो कर रहे हैं सारे, लेकिन अब मजबूरी बन गई है, हम नहीं रोक सकते। लड़कियों को हम ये नहीं कह सकते, या प्रोड्यूसर ये नहीं कह सकते कि आप अपने जो दोस्त हैं, हमने उनको तो टिकट चाहिए ना, कोई भी बंदा आके देख ले, वो उनकी अपनी की निजी ज़िंदगी है लड़कियों की। उनके जितने भी दोस्त उनको देखने आते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनके लिए वो फ्रंट टिकट लेते हैं। तो वो ड्रामा हमारे लिए ये, हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम इसलिए है। ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, ये उन लड़कियों की या उनकी ज़िंदगी का मसला है, मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारा रिस्क उससे वाबस्ता है, उस थिएटर से, तो वो आते हैं तो हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम। रिस्क की जगह ज़वाल पजीर कैसे हुई? सवाल पजीर मैं कहूँगा कि नहीं हुई कुर्बान साहब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। हम थिएटर के, हुआ क्या है, थिएटर की ऑडियंस बढ़ी नहीं है, कम इसलिए हुई है कि थिएटर बढ़ गए। अब लाहौर में पहले 4 से 5 थिएटर होते थे, फुल ओवर पैक होते थे। अभी लाहौर में 26 से 27 थिएटर होंगे, आपको ज़्यादा उसका पता होगा। क्या हुआ कि जैसे गुजरांवाले में थिएटर बन गए, गुजरांवाले की ऑडियंस गुजरांवाले में रुकी, फैसलाबाद में बन गया, फैसलाबाद की उधर रुकी, अभी गज्जू मता में बन गया, उधर की जो ऑडियंस इधर आती थी थिएटर्स में वो रुकी, वो डिवाइड हो गई। मसलन जहाँ 1000 बंदा बैठता था, अब हर थिएटर में कोई कहीं 200 बैठता, कभी 300, कभी 100, किसी 50, इस तरह बनी। तो मैं कहूँगा थिएटर पे सवाल नहीं आया। हमने क्या किया कि हमारी प्लानिंग जो थी वो गलत हो गई। वो हमने क्या किया कि थिएटर बढ़ा दिए, लालच में पड़ गए। वो कहते हैं लालच में ज़्यादा पड़ोगे तो फिर नुकसान तो होगा ना, थिएटर कम हो जाए, ठीक है ना, तो ऑडियंस फिर उसी तरह आ जाएगी। रिस्क की जगह को हमेशा बड़ा मुकद्दस रखा जाता है, समझा भी जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्ट हुआ है कैसर पिया साहब, कि वहीं पर शराब पी जा रही है, वहीं पर जना किया जा रहा है, वहीं पर चर्च पी जा रही है, फिर उनको मज़हब के साथ भी इन चीज़ों को जोड़ा जाता है कि गलत गलत रंग दिए जाते, जो मैं कहना भी नहीं चाहूँगा ऐसे अल्फाज, मजहबी अल्फाज जो उन चीज़ों के साथ चर्च पीने वाले, सिगरेट भरने वाले करते हैं। तो क्या कहेंगे इस सवाल? कुर्बान साहब, पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं उनके लिए ये कहूँगा कि अगर ऐसा कोई काम करता है तो ये तो बिल्कुल रिस्क की जगह तो ये काम होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई करता तो अल्लाह पाक उन्हें हदायत दे। और ये एक थोड़ा सा मैं ना दोस्तों को आगे में इंटरव्यू में शायद मैंने बताया हो कि रिस्क की जगह आप
कोई भी चीज़ हो यार, आप कोई गलत काम भी कर रहे हो ना तो अच्छे तरीके से करोगे ना तो वो अच्छे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे रिस्क की जगह है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें तो ये अपना काम वज़ू करके करना चाहिए, क्योंकि हम वज़ू करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से वैसे भी बच जाएंगे, ठीक है। और जो इस चीज़ को गलत कर रहे हैं या पेंट कर रहे हैं, वो क्या, मैं आगे भी एक बात कर रहा हूँ, वो अल्लाह की रहमत को अपनी चालाकी समझ रहे हैं, तो फिर अल्लाह की नाराज़गी तो होगी ना। बस जैसे इस वक्त मैं कहूँगा कि सब कह रहे हैं कि वो वायरस किसी ने फैलाया, वो वायरस किसी ने फैलाया, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस है। मैं कहूँगा कि ये अल्लाह की नाराज़गी है, अल्लाह की नाराज़गी। और इन्हीं हरकतों की वजह से मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह को राज़ी नहीं कर सका। सुपर पावर अमेरिका है, आज वही अमेरिका लोगों की मदद मांग रहा है। कौन सी सुपर पावर? सुपर पावर अल्लाह की है, और जो अल्लाह से डरता है ना वो हर काम से डरता है। तो मेरी यही है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि मेरी दुआ है कि मैं किसी को बुरा नहीं कहता, कोई ड्रिंक करता है, चर्च पीता है, कोई बुरा काम करता है, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे और उन लोगों को भी हिदायत दे। ड्रामा का मतलब होता है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ड्राओ से निकला है, यानी कि करके दिखाओ। उसका मतलब है करके दिखाना। किसी एक्ट को करके जब आप दिखाएंगे तो वो ज़्यादा इम्पेक्ट रखता है पब्लिक पर, उससे लोग ज़्यादा जल्दी सबक हासिल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर स्टेज पर खड़े होके माँ बहन की गाली दी जाती है, बेहुदा इशारे करती हैं लड़कियाँ आकर, लड़के भी गलत इशारे करते हैं, सब कुछ होता है। इससे क्या लेसन देंगे? जो फैमिलीज़ आ रही होती हैं वो रूठ चुकी हैं। बड़ी दफ़ा बड़े फ़नकार कोशिश कर चुके हैं लेकिन नाकाम दिखाई दी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? कौन ज़िम्मेदार है? इस चीज़ को मॉनिटर नहीं ठीक से किया जा रहा, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मॉनिटरिंग टीमें हैं, कौन ज़िम्मेदार? कौन इसका एहतसाब करेगा? जितनी भी टीमें मसलन कि हमारे DCO डिपार्टमेंट या होम डिपार्टमेंट या जितने भी हमें चेकिंग के लिए आते हैं, वो हमें लेटर्स भी देते हैं, हमें चेक भी करते हैं। देखिए कुर्बान भाई, वो कितनी निगरानी कर लेंगे? ठीक हमने ही होना है, हम खुद ठीक नहीं है, मैं खुद ठीक नहीं। जब मैं ही नहीं करूँगा तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो हमसे नाराज़ हैं लोग, थिएटर से जो नाराज़ लोग हैं, वो इसी वजह से है कि चंद हमारे फ़नकार हैं जिनको ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल है ना दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो जैसे हम बहुत सारे प्रोड्यूसर हज़रात हैं, जैसे सगीर साहब हैं, अरशद साहब हैं, नसीम विकी साहब हैं, और हमारे मैं प्रोड्यूसर हज़रात, क्योंकि विकी साहब प्रोड्यूसरशिप में भी आते हैं, ठीक है जी, अली रज़ा साहब हैं, या जो सब है ना, वो काम को ठीक करना चाह रहे हैं कि यार किसी तरह ठीक हो जाए। अपना नुकसान भी किया, मतलब करोड़ों रुपए का नुकसान भी किया। वो क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं जो मुझे सुन रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं मैं किन को बोल रहा हूँ, जिनके मतलब में सिर्फ यही है कि ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ गई थी तो अम्मी ਉੱਥੇ गई थी फलां तो ब्ला ब्ला। काम वो करेंगे, ऑडियंस तब वापस आएगी, हम वो काम करें, फैमिली तब वापस आएगी जो हम अपनी माँ बहन को दिखा सकते हैं। थिएटर इंडस्ट्री जिसने करोड़ों रुपया जहाँ से फ़नकारों ने कमाया है, लेकिन आज वो इस इंडस्ट्री को टाइम नहीं दे रहे, टेलीविज़न की तरफ चले गए, वहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटे पहले आया जाता है, ड्रामा डिस्कस किया जाता है और आकर पेश कर दिया जाता है। वही पुरानी घिसी पिटी जुगतें होती हैं, वही पुराने मौज़ूआत होते हैं। एक शहर में वही ड्रामा पेश किया जाता है, फिर जाके 6 और शहरों में वही ड्रामा पेश कर दिया जाता है। एक डायरेक्टर पेश करता है तो दूसरे तीसरे हफ्ते वही, हत्ता के नाम तक अपने नहीं होते इनके ड्रामों के। क्या कहेंगे इस हवाले से? मेहनत तो छोड़ी हुई है हम सब ने, ठीक है ना, लेकिन अब मसला ज़्यादा पता क्या बना? ड्रामा कब ख़राब हुआ कुर्बान भाई? 7 दिन का जब ड्रामा हुआ, ठीक है ना, नई बात करना, नया स्क्रिप्ट लेके आना, नया काम करना, उसमें क्या मैं कह रहा हूँ कि जब आगे होता तो 16 दिन का ड्रामा, बस 1 माह का भी चला जाता था, अच्छा था। अब अच्छा जाए बुरा जाए, हमने 7 दिन का ड्रामा करना। जब ड्रामा अच्छा बनता है, ठीक है, तो वो आप जुमे को ड्रामा चेंज कर दें। फनकार जितने मायूस हो जाते हैं कि यार हमने अभी तो अच्छा किया था, अब फिर नया करना पड़े। कॉमेडी एक बड़ा ख़तरनाक काम है, मसलन ये सियासत से मसलन ख़तरनाक काम है, ये हर काम से ख़तरनाक। यार किसी को हम रुला तो सकते हैं, हंसाना कुर्बान भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके लिए भी हमें भी सोचना पड़ता है। मशीनें तो नहीं है ना, आमद होती है बंदे को, फिर नई बात की होती है। फिर इसीलिए जब ड्रामा लॉन्ग टाइम नहीं चलता तो उसमें क्या होता है, जैसे लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, मसलन वो 7 दिन बाद किसी ने ड्रेस बनाना अपना, किसी ने गाना की रिहर्सल करनी, किसी ने जी अपने अपनी रिहर्सल करनी। अब ये कि टेलीविज़न बीच में आया है, लेकिन थिएटर को हम टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं ना, पुरानी बात को कर रहे हैं या ड्रामे वही तर्ज के किए जा रहे हैं, उसका सिर्फ मेन मुद्दा जो है वो 7 दिन का ड्रामा करने से। एक अहम सवाल आपसे। जी सर।
जब लड़कियां आती हैं स्टेज में, पहले दिन जब वो आती हैं तो किसी से लिफ्ट लेकर आ रही होती हैं, रिक्शे में आ रही होती हैं। लड़के आते हैं तो वो भी इसी तरह आते हैं, लेकिन देखते ही देखते चंद दिनों के बाद, हफ्तों की बात मैं नहीं कर रहा, लड़की के पास खूबसूरत गाड़ी होती है, मेकअप आर्टिस्ट होता है, 2-3 लोग उसके जूते उठाने वाले होते हैं, पीछे 10 लड़के डांस करने वाले होते हैं, लड़का गरीब उसी तरह से आ रहा होता है। ऐसी थिएटर इंडस्ट्री में कौन सी ATM मशीन लगी है जहाँ से सिर्फ लड़कियों के कार्ड कैश होते हैं, लड़कों के नहीं होते? लड़कों के ज़्यादा कज़न नहीं ना होते। आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं ना, ये उनके नसीब की बात है। नहीं, उनके पास पैसे होते हैं, वो तो शौक के लिए ये काम करती हैं। माशाल्लाह हमारे थिएटर की लड़कियां बहुत ज़्यादा अमीर हैं शुरू से ही माशाल्लाह। तो आप जो कहना चाह रहे हैं उसकी तरफ तो मैं आऊँगा ही नहीं ना। बस लड़कों का होता है ना, बस लड़के बेचारे होते हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? जैसे मैं आया था जब मेरे पास साइकिल भी नहीं था, आज अल्लाह का सब कुछ दिया मेरे पास है, क्यों नहीं है हमारे पास भी। एक अरसा लगा कैसर पिया को कैसर पिया बनने में, और आपके मुकाबले में मैं कई दर्जनों लड़कियों के नाम ले सकता हूँ जो हफ्तों में बड़ी बड़ी कोठियाँ, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ, तो वो मेरे पास सबूत हैं। तो आप बताएं कि अक्सर जो है फनकाराएँ जो है लड़कियाँ मर्डर हो जाती हैं, क्या बुनियादी वजह होती है इसके पीछे? ऐसी क्या मुआशरे की बेहिसी होती है कि उनका पीछे कोई पुरसाने हाल भी नहीं होता? पता ये समझ नहीं आ रही इस बात की मैं क्या इसका आपको जवाब दूँ। जो लड़कियां मर्डर हो जाती हैं उसमें मैं कहूँगा कि इतना यकीन ना किसी को दिलाएं आप, इतना यकीन ना दिलाएं किसी को कि मैं ये कर दूँगी, मैं आपके लिए जान दे दूँगी, मैं सारी ज़िंदगी आपसे वफ़ा करूँगी, बुला करूँगी। फिर जब कोई जज्बाती बंदा मिल जाता है ना ज़िंदगी में, होता है ना कि प्यार मोहब्बत होता है, कोई मंगेतर होता है या कोई खामंद होता है, तो जब उनको कोई धोखा मिलता है या कोई मसला बनता है ना, तो इस वजह से कोई रंजिश ज़्यादा बढ़ती है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है कि बंदा मारने मराने पे भी आ जाता है। तो किसी को भी इस सतह पे ना लेके जाए कि वो आपको कत्ल करने का सोचे। तो ज़िंदगी में कितनी बार सच्चा इश्क हुआ? क्योंकि लड़कों को हर दिन हर घंटे के बाद एक नया सच्चा इश्क होता है। आपको जवानी में कितने सच्चे इश्क? मैं तुम कमीज़ ला के बखाना 48 कुड़ियां दे पिंडे दे नाम लिखे ना मेरे, है ना। कितना इश्क हुआ, सच्चा इश्क हुआ, सेल बड़ा साहब कोई इश्क नहीं होया, बस काम दे नाल इश्क है। लेकिन ये कि इश्क मैनू होया है, मसले एक बारी नहीं 2-3 बारी होया है, लेकिन हुण मैनू कहते ना इश्क नाल Z ला दो तो अपने बच्चों ने अपनी बीवी के नाल ते बल्कि सारी फील्ड दी कुड़ियां मुंडे जिन्हें भी सुन रहे होंगे, मैनू किसी ना कोई इश्क नहीं, उन्होंने भी पता है। कैसर भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने फ़ैन पेज बनाए हुए हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। दूसरे जो सोशल मीडिया के मीडियम्स हैं वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। लेकिन स्टेज पे जब वो परफॉर्म करने आते हैं तो शायद बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं, चंद एक को निकाल के जो फिंगर टिप्स पे हैं, कि उनके नाम पे कोई 5 लोग भी ड्रामा देखने नहीं आते। किस तरह देखते हैं सोशल मीडिया को? कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहा है हमारे मुआशरे में, और आर्टिस्टों के लिए कितना ख़तरनाक हो चुका है ये उनकी पब्लिसिटी के वजह। सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ ये कहूँगा कि जो जिसका दिल कर रहा है ना वो छाप के तो चला देता है, उसमें गलत भी होता है तो किसी टाइम सही भी होता है। तो ये असर तो पड़ रहा है, जैसे मीडिया तवील हुआ है, सोशल मीडिया तवील हुआ है, वैसे टेलीविज़न तवील हुए हैं, फिल्म्स, सिनेमाज, ये वो, तो उसमें फ़र्क तो पड़ता है आपकी ऑडियंस में भी, आपके फैंस में भी। तो उसमें उसके लिए वही आपकी बात की मेहनत से वापस आएंगी ऑडियंस, आपके फैंस, आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा सर्वाइव करें, हिट ज़्यादा से ज़्यादा रहें आप, तो आप अपनी मेहनत ना छोड़ें। हमने अपनी मेहनत छोड़ दी है। हमने क्या किया है, मैं अभी विकी भाई एक बात बता रहे थे कि इंडियंस जितने भी फनकार हैं ना, वो पता है विकी भाई को क्या बोलते थे कि भाई हम ज़्यादा हिट क्यों, इसलिए कि हम सिर्फ काम पे मिलते हैं और काम की ही बात करते हैं, हमारे दूसरे दोस्त दूसरे हैं, वो इनके रिलेटेड नहीं है, जो भी जिस तरह भी ना शोबिज़ से। तो हम क्या करते हैं, हम ड्रामा करते हैं। ड्रामा करने के बाद हमारी डिस्कस जो है वो लड़कियों की यही होती है, गाड़ी से लेके घर तक, घर से फजर से के बाद तक ये डिस्कस होती है कि उन्हें है कीता, उन्होंने मैं नहीं छड़ना, उन्हें मैनू नहीं छड़ना, उन्हें बुला नहीं करना। इस फिक्र में हम काम का सोचते नहीं हैं, असल की उस टेंशन में, तो फिर जाके हम वही काम दोबारा करते हैं, उसमें एनर्जी कम होती है क्योंकि हम वो गुरूर और एक गुस्सा चल रहा होता है हमारे काम में।
गुस्सा जिस चीज़ को कहते हैं ना, गुस्सा तो हर चीज़ को खा जाता है, ठीक है ना। तो जब भी हम रिलैक्स नहीं होंगे, मसलन अपने काम पे मेहनत ही नहीं करेंगे, अपनी नफ़रतें जो दिल में किसी के लेके हम काम पे होते हैं, वो आर्टिस्ट आपके साथ भी खड़ा होता है, तो फिर ये आपका काम कम ही होगा, बढ़ेगा कभी। फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल मुख्तलिफ मीडियम, थिएटर से बड़ी स्क्रीन पर एंट्री देना कैसा रहा? मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ उस वक्त को, उस लम्हे को। फ़ाहद मुस्फ़ा साहब मसन के मेरे आइडियल है, महविश शयाज साहब बहुत ही एक ग्रेट ख़ातून है, बहुत नफीस और बहुत ही मिटी हुई ख़ातून है। और फ़ाहद मुस्फ़ा भाई भी जो बहुत ही अच्छे इंसान है। फ़िज़ा जी जो प्रोड्यूसर थी, नबील भाई डायरेक्टर थे। मुझे ना वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही एक अच्छे दिन है। उनकी शूटिंग्स हो रही है, रिकॉर्डिंग्स हो रही है, यार वो इतने अच्छे इंसान हैं। हम वैसे कहते हैं कराची वाले जी काम नहीं करने देते, बुला नहीं करने देते, ये नहीं कर। आप अगर काम करने वाले हो ना, जैसे कि मैं वो आपने वो देखी लोड वेडिंग में नरेशन भी मैंने की, नरेशन जो सारी पीछे आवाज़ जो चलती है, पूरा कहानी सुनाता हुआ, आपने शायद देखी हो फिल्म देखी हो। तो यार उनमें एक जुनून था वो काम करने का, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम परस्तान में काम कर रहे हैं, और रिस्पेक्ट थी। तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त की, और मैं चाहता हूँ, मैं काम करना भी चाहता हूँ। काफ़ी फिल्म्स की ऑफ़र हुई हैं, लेकिन मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि यार जैसे मैंने अच्छा रोल किया है, अच्छा काम किया है, वैसे करूँगा जब भी वैसा कोई करैक्टर आएगा। तो लेकिन ये है कि मैं मिस बहुत ज़्यादा करता हूँ अपनी टीम को, फ़ाहद मुस्फ़ा भाई को, महविश जी को, फ़िज़ा जी को, नबील भाई को, जो जितनी हमारी टीम थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और इंशाल्लाह उनके साथ फिर काम करूँगा। हमारे बहुत से फ़नकार थिएटरों की पार्किंग में खड़े होकर जो लोग ड्रामा देखने आए होते हैं, तमाशबीन जिनको हम कहेंगे, उनको लड़कियों के नंबर दे रहे होते हैं, उनसे पैसे मांग रहे होते हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है? क्यों वो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं? अल्लाह उनको हिदायत दे। पहले तो मैं ये कहूँगा, मैंने कभी उनको मांगते ऐसे देखा नहीं है, लेकिन मैं वो यही कहूँगा कि आपकी 100% बात सही होगी, क्योंकि मैंने सुना है कुछ फ़नकार ऐसे हैं, तो मैं उनको फ़नकार मानता ही नहीं। जो ऐसी नीच और घटिया हरकत करता है, जो लड़कियों के नंबर किसी फ़नकार को देता है, या किसी को कहता है कि आप पार्टी में जाना है, मेरे दोस्त हैं, मैं साथ बैठा हूँगा, आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो सिर्फ चाय पीनी है, या बुला बुला इस तरह की बातें, या जो औरतों को बुरी तरफ लेके जाएं सिर्फ अपने थोड़ी सी गर्ज के लिए, तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि वो बहुत ही घटिया इंसान है। वो उनका ना कोई दीन है, ना मज़हब है, ना वो फ़नकार हैं, ना आर्टिस्ट होने के साथ उनका कोई ताल्लुक़ है। जी तो नाजरीन, आपने कैसर पिया साहब की खूबसूरत बातें सुनी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।